हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर, जो कि आपके साइंस का है, जिसमें आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं, जो कि पूरे पूरे चांस है बोर्ड में आने के लिए। तो प्लीज वीडियो को, हमारे इस लेक्चर को मिस मत करना, ठीक है। एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको भी उसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, क्या बोलता है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। बोल रहा है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। देखिए, ये आपका पर्यावरण जो चैप्टर है उसमें से हमने उठाया गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर लिखिए। देखो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, 2024 में ही आया हुआ है। ध्यान दो, 2024 का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ध्यान देना, अब क्या कहना चाह रहा है ये, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताना है, ठीक है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये हमने छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे, तो आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि भैया पता नहीं क्या उठा लिया, है ना, तो रिलेट कर पाओगे। चलो पहला पॉइंट देखते हैं। वे जीव है जो पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मतलब भैया, ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे इस एनवायरमेंट से, किससे, हमारे इस एनवायरमेंट से, आसपास की चीजों से क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। देखो, जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, खाना चाहिए मुझे, और खाना बनाने की इस प्रक्रिया में जो ये खाना बन रहा है, कौन बना रहा है, हमें क्या देखना, हमें मेन चीज देखनी कि कौन बना रहा है, तो ये खुद ही बना लेते हैं। अगर वो खाना खुद बना लेते हैं तो वो आते हैं उत्पादक में, ठीक है। वो अपने खुद के राजा है, वो खुद ही क्रिएट कर लेते सारी चीजें, है ना। और इसमें जो उल्टा है, उपभोक्ता इसका थोड़ा सा अपोजिट है। बोल रहा है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बोले तो कि भैया, इसे भोजन तो चाहिए, इसे खाना तो चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं बना सकते इनकी तरह, है ना, ये खुद नहीं बना सकते। ये दूसरे जीवों पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते, चाहे वो उसे मार के बनाए या उसे छीन के बनाए। समझ आई, डिफरेंस समझ आया पहला। दूसरा, इन्हें सब पोषित जीव कहा जाता है। सब पोषित, पोषित मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं। देखो, सब मतलब होता है खुद, स्वयं कोई काम हो रहा है ना। पोषित यहाँ पे उनका भोजन है, न्यूट्रिशन है जो कि वो लेंगे, ठीक है, तो ये खुद ले लेते हैं। और ये वाले देखो, इन्हें परपोषित जीव कहा जाता है, मतलब दूसरों से लेते हैं, जो दूसरों से लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो निर्भर है ना दूसरों पे, तो दूसरों से ही लेंगे, राइट। भोजन से मतलब है उन्हें। तीसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत हरे हरे पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें क्या होता है, प्राणी और पशु पक्षी आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, जो वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे काम कर रहे हैं भैया। यही तो है, यही तो है जो खुद राजा है, खुद स्वयं खुद खाना बना लेता है ना। लेकिन यहाँ पे कौन है ऐसा जो निर्भर होता है दूसरों पे, जैसे हम, भैया हम निर्भर हैं, हम खुद नहीं बना सकते। हम प्लांट नहीं है जो कि सनलाइट से अपना खाना बना लेंगे, ठीक है। हम निर्भर ही रहेंगे दूसरों पे। और अपने पशु पक्षी, पशु पक्षी क्या करते हैं, दूसरों को मार के बना लेते हैं, मार के अपना खाना बना लेते हैं। कि भैया किसी को मारा, ऐसे शेर है, शेर क्या करेगा, हिरन को मारेगा और खा लेगा उसको, है ना, तो उसका वो खाना बन गया, उससे भोजन से मतलब है, तो वो कैसा कहलाएगा, परपोषित। समझ आई। आगे देखो, यह ना ही तो शाकाहारी होते हैं और ना ही मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी बोले तो जैसे गाय, जो कि बेचारी पेड़ पौधे खाती है। अगर और अच्छे से बताऊं तो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो हमारे शाकाहारी में आते हैं, ठीक है। और मांसाहारी क्या होते हैं, जो आपके मीट एग्स वगैरह भी खाते हैं, जैसे कि जानवर, जानवर क्या होते हैं, दूसरे की चमड़ी खा लेते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे हैं, मतलब जो उत्पादक है, वो क्या होते हैं, वो ना ही तो शाकाहारी होते हैं और ना ही मांसाहारी। लेकिन इसके अपोजिट जो बैठा है उपभोक्ता में, कौन, हम जैसे प्राणी पशु पक्षी क्या होते हैं, हम दोनों प्रकार के होते हैं, हम दोनों प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा, वो कोई बोलता है ना कि मैं तो वेजिटेरियन हूं, नहीं नहीं, मैं तो नॉन वेज भी हूं, मैं वेजिटेरियन भी हूं, तो वही यहाँ पे है कि भैया शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। कौन कौन, प्राणी और पशु पक्षी। पहला क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। अंतर पूछा गया है, 2024 में आया हुआ है, क्या पता आ जाए, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड।
तो बच्चों बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव नेत्र, देखो हमने ह्यूमन आई उठा लिया, आपका मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई से उठाया गया क्वेश्चन है जिसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा बोर्ड लेवल में अगर आ गया तो क्वेश्चन, और उसके जितने भी ये पार्ट्स होते हैं उनका वर्णन भी करना पड़ता, बताना भी पड़ता उनके बारे में। तो ठीक है, हमने देखो जैसे कि यहाँ पे आपने आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा आपका चित्र, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने चित्र बना लिया है। एक एक करके हम चीजों को देखेंगे, एक एक करके हम चीजों का वर्णन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि भैया जो नेत्र बोला है, देखो हमारा जो नेत्र होता है, हमारा मानव का जो नेत्र होता है, हमारी जो आंख होती है वो एक गोले के समान होती है जो कि खोखला होता है, राइट। तो ये जो आंख होती है ये खोखले गोले के समान होती है। आपने खोखली बॉल देखी है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सामने के भाग को छोड़कर, फिर से आई रिपीट कि सामने के भाग को छोड़कर ये देखो इस तरह से होती है ना। तो सामने के भाग में आपको देख पा रही हूँ, ठीक है, मैं इधर उधर का नहीं देख सकती, ये चीज मेरी ढक चुकी है, ये अपारदर्शी है, ये ढकी हुई है ना। ये देखो इन्होंने पुतलियों ने इस चीजों ने सॉलिड सरफेस है यहाँ का, है ना, यहाँ की जो परत है उन्होंने हमें ढक रखा है हमारे नेत्र गोलक को, जिसकी वजह से हम हम सामने की दीवार को छोड़कर आसपास की चीजों को नहीं देख सकते, राइट। तो उसमें आपकी सबसे पहला आपका जो इसमें आता है नेत्र में वो है आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है दृढ़ पटल, हमें सबसे ऊपर दे रखा है, देखो ये रहा कुछ इस प्रकार ऊपर, देखो बिल्कुल ऊपरी लाइन में दे रखा है क्या, दृढ़ पटल। देखो अब इसके बारे में समझते हैं। बाहरी अपारदर्शी परत होती है, सबसे बाहर की जो परत होती है कुछ इस प्रकार, ये हमने बना रखा है लेंस आपको, है ना। तो सबसे ऊपर की देखो, सबसे बाहरी बोले तो जब से ये वाला जो आपका पार्ट होता है, जो फर्स्ट लेयर आपकी होती है, यही क्या कहलाती है, आपकी दृढ़ पटल कहलाती है। एक तो ये बाहरी होगी, सबसे बाहर वाला हिस्सा हो गया, राइट। और दूसरा ये अपारदर्शी होती है, ठीक है, अपारदर्शी होती है। देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह श्वेत रंग की होती है, ठीक है। कहना चाह रहा है कि इनका जो कलर होता है बच्चों, जो बाहर इसका कलर है वो आपका व्हाइट इन कलर है, कैसा, व्हाइट कलर का है। इसका एक और नाम है श्वेत पटल। देखो इसे श्वेत पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि इसका रंग कैसा दे रखा है, व्हाइट दे रखा है, तो यहीं से इसका नाम बढ़ गया आपका श्वेत पटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए श्वेत पटल का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप दृढ़ पटल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इनका जो मेन चीज है कि भैया इनका काम क्या होता है, काम यह होता है कि भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। अब सबसे बाहर जो चीज होगी वो अंदर की तो सुरक्षा करेगी, है ना। तो सबसे बाहर बैठी है ये बेचारी, तो जो भी अंदर या आपकी जितनी भी चीजें हैं आपकी आंखों में, ये क्या करेगी, इनकी सुरक्षा करेगी, इनकी रक्षा करेगी, राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है, दृढ़ पटल का। दूसरा देखो, दूसरा आपका कॉर्निया, क्या आपका कॉर्निया, देखो कॉर्निया का एक और नाम होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में स्वच्छ मंडल दे रखा है, राइट। तो इसी का नाम होता है कॉर्निया। तो देखो ये कहां पे है, ये कहां पे सबसे आगे है, सबसे आगे है, तो मैं कह सकती हूँ ये वाला भाग है मेरे सबसे आगे पोर्शन, कुछ इस प्रकार, है ना। तो कहना चाह रहा है कि सामने का भाग जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ है और हाँ पतला है तथा पारदर्शी होता है। जो सामने का मेरा भाग दिखा रखा है इन्होंने, वो कैसा है, पारदर्शी। पारदर्शी नहीं है, ये देख पा रहा है, प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया आ जाएगा एमसीक्यू में अगर आगे कि बताइए प्रकाश किस, मतलब प्रकाश कौन से भाग से नेत्र में प्रवेश करते, तो आप बता सकते हो कि भैया वो कॉर्निया होता है, जिससे आपका जो प्रकाश लाइट है वो नेत्र में एंटर करती है, एंट्री मारती है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी लाइट क्या करेगी, नेत्र में एंट्री मारेगी, राइट। तो ये आपका कहां दे रखा है, सूक्ष्ममंडल यहाँ दे रखा है आपका, ये रहा, राइट। कॉर्निया समझ आ गया। आगे देखो, रक्तक पटल जो आपकी होती है, पहले तो देख लो कहाँ है रक्तक पटल आपकी, ये मतलब ये जो आपकी दृढ़ पटल के एक तो नीचे है, पोजीशन देखो पहले तो कि दृढ़ पटल के नीचे है क्या, रक्तक पटल। और दूसरा ये दूसरी लेयर है, कैसी दूसरी, मतलब ये कुछ इस प्रकार है, अगर ये आपकी पहली लेयर थी तो ये आपकी दूसरी लेयर है, तो ये आपकी आ जाएगी सेकेंड लेयर। कैसी लेयर, सेकेंड लेयर, ठीक है। श्वेत पटल के नीचे देखो पोजीशन कि कहां होती है, श्वेत पटल के नीचे होती है, काले रंग के उत्तकों की बनी होती है। देखो जो इनमें क्या होता है, ये टिश्यूज की बनी हुई होती है, अपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे उत्तक, जो टिश्यूज होते हैं इनमें बहुत पतले पतले, मतलब बहुत पतली होती है ये लेयर, राइट, झिल्ली टाइप में होती है। और हाँ इसका जो रंग होता है उत्तकों का, वो कैसा होता है, काला,
ऐसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है, राइट। इसका काम ये है कि भैया ये भीतर आए प्रकाश, जो हमारे भीतर प्रकाश आ रहा था, किससे आ रहा था, कॉर्निया के होते हुए आ रहा था, तो ये क्या करेगी, उसको उसका अवशोषण करेगी। मतलब भैया एक टाइम पे ऐसा होता है कि भैया इतना प्रकाश हो जाता है आप कुछ देख नहीं पाते, कुछ टाइम के लिए आपके आंखें ऐसे हो जाती है कि आपके आसपास प्रकाश ही प्रकाश छाया होता है ना, थोड़ी देर धूप में बैठो तो आपको अलग ही दिखने लगता है। तो ये क्या करेगी, ये और थोड़ी देर बाद आपका चीजें सही हो जाती है। तो ये यही करती है, ये क्या करती है, उस ज्यादा प्रकाश आए हुए प्रकाश को सोख लेती है, क्या करती है, सोख लेती है, राइट। तो इसका अवशोषण कर लेगी। तो हमने 3 पॉइंट अभी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, एक एक करके और भी हम इसमें देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं आगे। आगे आपका 4th पॉइंट हमने लिया है, इसका कह रहा है कि सबसे पहले हम आइरिस उठाया है हमने। देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने दृढ़ पटल देखा, दृढ़ पटल देखा ना। उसके बाद हमने स्वचमंडल देखा, इसी को हम कॉर्निया भी कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, आपका देखो कॉर्निया मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपका था, इसको हम क्या कह रहे हैं, आपको कॉर्निया भी से हम कह देते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्वचमंडल भी कहलाता है। तो हमने ये 2 कवर कर लिए थे, और हमने रक्तक पटल भी देख लिया था, जो कि श्वेत आपका अलग था, ठीक है, श्वेत पटल। अब देखो, अब आपका हम देखते हैं सबसे पहले आइरिस। क्या देखते हैं, आइरिस। आइरिस आपका ये रहा, कहाँ है, पहले तो लोकेशन देख लेते हैं हम कहाँ पे है आइरिस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार, ये देखो नेत्र लेंस के ऊपर नीचे जो लगा हुआ है, ये आपका आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है, आइरिस। देखो इसका काम क्या है, पहले तो देखो होता कहाँ है ये भैया, कॉर्निया के पीछे की ओर होता है। कॉर्निया कहाँ है, इसके पीछे की ओर। हाँ जी बिल्कुल सही बताई लोकेशन यार, आइरिस वही है। आइरिस कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे की ओर होता है। देखो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, यहाँ पे हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पोजीशन का पता होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो, इसके बीच में पुतली है, जिसे हम आगे पीछे हिला सकते हैं। देखो इनके बीच में क्या है, आपकी पुतली है, जो कि आपको पुतली पता है, हमारी जो पुतली होती है आंखों में, है ना। इसको मैं इसकी वजह से क्या कर सकती हूँ, इसे ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब मैं कहीं भी से हिला सकती हूँ, है ना, मूवमेंट कर सकते हैं इससे हम अपने आंखों के, राइट। तो ये हमारी हेल्प करता है, कौन, आइरिस। आइरिस हेल्प करता है कि भाई तू हिला हिला, इसको मूव कर, राइट, पुतली को, ठीक है। देखो इसका जो मेन काम होता है, जो इसका मेन काम होता है बच्चों, वो होता है प्रकाश से रिलेटेड। किससे, प्रकाश से रिलेटेड। देखो अगर कंडीशन है बच्चा, अगर प्रकाश ज्यादा हुआ, हमारी आंखों में आने वाला प्रकाश, हमारी आंखों में आने वाला प्रकाश अगर ज्यादा अमाउंट का हुआ, ज्यादा मात्रा में अगर हमारी आंखों में प्रकाश आ रहा है, तो पुतली कम हो जाती है। तो पुतली कम हो जाती है हमारी, देखा आपने, पुतली ऐसे कम होने लगती है। अगर ज्यादा एकदम से ज्यादा प्रकाश चोंद आ रही है ना, तो क्या होता है, पुतली थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। और इसमें उल्टा क्या है, इसमें उल्टा ये होगा कि अगर प्रकाश कम हो जाए, अगर मेरा प्रकाश बहुत कम आ रहा है यार, मुझे दिख नहीं रहा, अंधेरा हो, तो हम पुतली को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं यार, दिख जाए, है ना। तो उसमें ऑपोजिट काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, प्रकाश के। तो पुतली किसके साथ रोल निभा रही है, प्रकाश के साथ कार्य कर रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा हुई, अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा हुई, तो हमारी पुतली कम होने लगती है, राइट। लेकिन अगर प्रकाश की मात्रा कम हुई, हमें कुछ नहीं दिख रहा मैम, हमें कुछ नहीं दिख रहा, प्रकाश आपने बहुत कम कर दिया, लाइट बहुत कम हो चुकी है, तो हम आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा ये पीपल आपका बढ़ जाता है, यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने रिलेट कर लिया डेली लाइफ से, जो कि हमें देखने को मिलता है। आपका 5th पॉइंट कहला रहा है नेत्र लेंस। ढूंढ लो भैया, ये बैठा सबसे बीच में बैठा, आराम से, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है, लिखा हुआ भी नेत्र लेंस, है ना। तो नेत्र लेंस कहाँ है जी, आइरिस के नीचे, या आइरिस के देखो सपोर्ट कुछ इस तरह से बैठा, जैसे कि सपोर्ट ले रखी हो आइरिस, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, जैसे ये आइरिस है, ये भी आइरिस है, और बीच में नेत्र लेंस बैठा सपोर्ट लेके, कुछ इस प्रकार ये बैठा हुआ है। कहना क्या चाह रहा है कि पुतली के पीछे उत्तल लेंस होता है, पुतली के पीछे क्या होगा, एक उत्तल लेंस होगा, वहीं पर ये बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है। लेंस भी मांसपेशियों का रोल निभाते हैं, ध्यान देना। लेंस जो होते हैं आपके, नेत्र लेंस जो आपके, लेंस, ये लेंस ही तो है मेरा, अरे भैया ये लेंस ही आपको दिख नहीं रहा, ये लेंस ही होता है। ये इसमें क्या होता है, लेंस आपका मांसपेशियों का रोल कैसे निभाते हैं भाई, मांसपेशियों का यहाँ कहाँ लेना देना है। देखो ये जो लेंस है ना, जिसके आइरिस कनेक्ट है, आइरिस जिससे सपोर्ट दे रही है, उसके नीचे आपकी बहुत छोटी सी चीज होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, उत्तकों से बनी हुई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, मांसपेशियां होती है ये। अगर देखो जिसके चश्मे लगे होते हैं उनके लिए है ये,
देखो क्या होता है कि यह लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर भारी वस्तु को चित्र दृश्य पटल पर स्पष्ट बना देती है। कुछ इस प्रकार थी ये इस तरह से है, तो ये हमारा नेत्र लेंस है। अरे यार कुछ इस प्रकार ही तो है, ये कुछ इस प्रकार ही तो है। ये देखो ये हमारा आइरिस है, और अच्छे से बना देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो है ये आइरिस है, ये जो आपका है ये कुछ आइरिस है, और ये देखो ये दोनों जो आपके हैं ये क्या है, आइरिस कहलाएंगे, और ये नेत्र लेंस बीच में बैठा है। तो ये लेंस क्या करेगा भैया, जब तक तुम इस पर दाब डाल के रखोगे, है ना, देखो ये हमारा बीच में लेंस, मान लो ये मेरी आइरिस है दोनों, ये अच्छे से प्रॉपर दबाकर इसको रखेंगे, किसी मांसपेशियों को, रोल को नहीं भा रही है, मांसपेशियां नहीं भा रही, जिसमें जो होता है आपका सिलेलरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है, बायोलॉजी में आएगा ये सब चीजें, डोंट वरी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर लेंस पे सही दाब तुम डाल के रख रहे हो, किसे बोल रहा है ये, आइरिस को बोलता है, कौन, लेंस, कि भाई अगर तू सही दबाव डाल के रखता है, अगर तू सही दबाव डाल के रखता है तो क्या होगा, तुझे चश्मा नहीं लगेगा। जो भी पर्सन होता है जिसको चश्मा लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपके मांसपेशियां होती है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, ठीक है, तो अपना सही दाब नहीं दे पाती, उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाते उस मसल्स को, तो इसीलिए क्या होता है कि आपको दृष्टि दोष हो जाता है, आपको चश्मे लगाने ही पड़ते हैं, और वो चश्मा हेल्प करता है, नेत्र लेंस हेल्प करता है कि आइरिस ढंग से दबाव आपका इस तरह से डाले। समझ आई? आगे देखो, आगे कह रहा है कि भैया उसका जो चित्र जो बनता है, अब मैं कुछ देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, मेरे सामने आपकी एक इमेज बन के आ रही है, तो वो कहाँ बनेगी, मुझे कैसा पता चलेगा कि आप हो मेरे सामने, तो वो जाकर दृष्टि पटल पे बैठ जाएगी। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ नहीं गई चित्र तो हम अंधे भी कहला सकते हैं, राइट। तो आगे देखो, जलीय द्रव जो होता है आपका कुछ इस प्रकार है, कहाँ पे लिखा है आपका, देख लेते हैं हम, ये रहा, देखो बिल्कुल स्वच्छ मंडल के अंदर होता है, जो हमारा ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन होता है आपको जलीय द्रव, जिसमें पानी आता है ना, इसमें पानी आता है, द्रव से भरा होता है, जल से भरा होता है ये। कॉर्नियम, देखो पोजीशन, देखो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इसका पोजीशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद इसका कार्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्निया तथा लेंस के बीच जल के समान द्रव भरा होता है, द्रव माने लिक्विड, कॉर्निया तथा लेंस, कॉर्निया ये रहा, लेंस ये रहा, इनके बीचों बीच ही तो है, इनके बीचों बीच ही तो, और उसमें बहुत सारा क्या भरा, जल के समान द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है। और इसी की बात करूं अगर मैं आपके कांचाम जल की, तो इसमें क्या होता है, जल, इसमें भी जल भरा होता है, लेकिन ये थोड़ा डार्क होता है, थोड़ा भारी होता है इसके मुकाबले। समझ आई? इसका नोट लो पहले। तो जो हमने यहाँ पे आपका जलीय द्रव देख लिया है और कांचा जल भी आपका देख लिया है, पेशियों के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दृष्टि पटल, जिसकी वजह से हमें चित्र दिखेगा। चलो बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं दृष्टि पटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दृष्टि पटल कहाँ दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है, आपका रेटिना होता है। देखो नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर होता है, नेत्र जो आपका गोलक है, नेत्र गोलक है, इसके पीछे की ओर कहलाता है। किसके पास है, ये देखो रक्तक पटल के पास है, बेचारी बैठी हुई स्थित है बिल्कुल। अगर इस पे यही मेन रोल निभाता है चीजों को देखने में, ठीक है, विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं का समूह है भैया। यहाँ पे आपका जो दृष्टि तंत्रिका होती है, ध्यान देना, दृष्टि तंत्रिका होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती है, जो हमारी नर्व्स होती है, ये इनका एक ग्रुप है, यहाँ पे गुच्छा बना हुआ है, तो यही इस पे डिपेंड करता है दृष्टि पटल पे। क्या होता है बच्चों कि हमारे नेत्र में इस पर प्रकाश पड़ने से सूचना उत्पन्न होती है। जब हमारे नेत्र में प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश कहाँ गया, किससे एंटर कर रहा है, मैंने बताया था स्वच्छ मंडल से एंटर कर रहा है, कॉर्निया से एंटर करा, बढ़िया अच्छे से एंटर करके आगे चला गया दृष्टि पटल पे, चित्र बना, दृष्टि पटल पे चित्र। देखो जो चीज मैं आप देख पा रही हूँ, आप जैसे मैं आपको देख रही हूँ, तो ये चित्र मेरे दिमाग में बन चुका है कि हाँ सामने आप हो, तो ये कहाँ बना है, ये हमारे दृष्टि पटल पे बना है। लेकिन कैसे बना है, ये कौन हेल्प कर रहा है, समूह हेल्प कर रहा है तंत्रिकाओं का, जो कि किसकी तंत्रिका है, दृष्टि की, आंखों की। ये क्या करेगी कि मैसेज, आपका जो भी मैसेज होगा, आंखें क्या करेगी, आपका जो दृष्टि तंत्रिका है मैसेज ले लेगी, आपके ब्रेन को देगी कि भैया इन्होंने क्या देखा, आपको देखा, राइट। अगर मैं किसी एप्पल को देखती हूँ, सपोज करो मैंने कोई एप्पल देखा है ना, तो एप्पल का मेरे चित्र बन जाएगी मेरी आंखों में। अब वो ब्रेन को कैसे पता चला, कि मुझे कैसे पता चला ये एप्पल है, क्योंकि ये दृष्टि तंत्रिका का समूह जो होगा, ग्रुप जो होगा, वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है। तो मेन रोल जो आपका इसमें कहलाता है, वो आपका दृष्टि पटल होता है चित्र बनने का, राइट। उसके बाद आपका पीत और अंध बिंदु आ जाता है, तो बिल्कुल एंड में होते हैं।
बिल्कुल एंड में होता है। देखो डिफरेंस ये है कि दृष्टि पटल के पास एक पीला सा भाग होता है। देखो दृष्टि पटल के पास यहाँ पे एक पीला सा भाग है जिसको हम पीत बिंदु कहते हैं, पीला सा भाग होता है। ठीक है, इसमें आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेगी। यहाँ तक आपका आया, चित्र बनी, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख जाएगी। लेकिन अंध बिंदु एक ऐसा स्थान है, अंध बिंदु एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पहली बात तो प्रकाश जा रहा है, प्रकाश पढ़ने ही पड़ रहा है, क्योंकि प्रकाश तो हर जगह पड़ेगा, दृष्टि पटल की ओर जा रहा है, चित्र बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब हमारे माइंड में, ब्रेन में जो चीजें आ चुकी है, जो चित्र बन चुका है, उसका यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो आपके जो बिल्कुल अंधे होते हैं लोग, ठीक है, ब्लाइंड होते हैं, बिल्कुल उनको नहीं दिखता, तो उनका यही पॉइंट आपका जो होता है मेन रोल निभाता है कि भैया उनका जो ब्रेन में चीजें बननी चाहिए प्रकाश जाने के बाद वो नहीं बन पाती है। समझ आई? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसमें चित्र बनाने को और लेबल करने साथ साथ लिखने को आता है। सबसे लॉन्ग में आपको पूछा जाएगा। देखो ये 5-6 नंबर का आएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा, और अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। राइट, तो चलो अब देखते हैं हम तीसरा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो अब हम देखते हैं सबसे मजेदार सवाल। तो जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 18, 20 और 14 में आ रखा है, प्रीवियस ईयर का है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो क्वेश्चन आपको जो आपका इस तरह से आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा फिजिक्स में। देखो उसमें आपको इस तरह से दिया जाएगा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब हमें बता दिया गया है कि जब हमें इन्होंने परिपथ दे रखा है, चित्र भी वो बनाकर देंगे आपको जिसमें सफिशिएंट लगेगा उन्हें। तो बोल रहा है कि जो दिया गया है परिपथ, उसमें मुझे कुछ चीजें आपको ज्ञात करनी है, बतानी है। तो पहला पॉइंट है कि ए तथा बी के मध्य मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब मुझे आर निकालना है। तो ए और बी, इनके बीच में प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, क्या करते हैं, देखो ये प्रतिरोध निकालने के लिए हम सिंपल एक चीज करनी चाहिए हमें यहाँ पे, कि ये बड़े बड़े यहाँ पे 4 कुछ दे रखे, तो इसे समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो हम पहले इसको छोटा कर लेंगे, फिर उसको छोटा कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों के बीच का प्रतिरोध निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करा जाए, हल करा जाए। क्या आपका पहला पॉइंट हल करते हैं हम। तो देखो समांतर क्रम यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि भैया जो ए पॉइंट है आपका, ए से जो बी पॉइंट इस तरह से आपका जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 4 ओम और 2 ओम दे रखे, दोनों क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं कि जो ए के आगे है आर, दोनों उसको मान लो आर। ठीक है, और जो बी के साथ है उसको मान लेते हैं हम आर डैश। समझ आई? जो आपका बी के साथ प्रतिरोध दे रखा है तो आर डैश मान लेते हैं, और इसे हम आर मान लेंगे पूरे को। अब आर आपका जो आर है कैसे निकलेगा, आर कुछ इस प्रकार निकलेगा, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया 4 और आपका 5 और 6। तो ये पूरा मेरा क्या निकल के आ गया, 6 ओम निकल के आ गया। छोटा कर लिया, ठीक है, सिर्फ छोटा करा यहाँ पे हमने, ताकि हम आगे सॉल्विंग ढंग से कर पाए। और इसको बी पॉइंट के हिसाब से इन दोनों को देखो तो 2 + 1 हो जाएगा। अगर मैं बी पॉइंट मतलब आर डैश की बात करूं तो कितना है, 2 ओम प्लस 1 ओम, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 3 ओम यहाँ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 ओम हो जाएंगे। ठीक है, समांतर क्रम हम लगाया था। ठीक है, अब क्या करना है हमें पूरा, अब वो बोल रहा है कि ए तथा बी के मध्य में जो प्रतिरोध निकालना है, 2 प्रतिरोध आगे, 2 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे कैसा क्रम आ गया, अब आगे आपको समांतर क्रम। कैसा समांतर क्रम, और इसमें हमें क्या करना होता है, कुल निकालना होता है। क्या, कुल प्रतिरोध निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कुल प्रतिरोध। माना कि जो आपका कुल प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है आपका कुल प्रतिरोध जो है आपका, वो क्या है, मान लेते हैं आर, आपका R1 है। क्या है, R1। फॉर्मूला लगा दो, पढ़ा होगा फॉर्मूला आपने। तो पहला क्या दे रखा हमने, आर माना था, 1/r प्लस 1/r डैश। दूसरा हमने r डैश मान लिया था, छोटा कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। क्या क्या वैल्यू है, पहला जो r है, पहला जो मेरा r निकल के आया है वो 6 ओम है, और दूसरा क्या निकल के आया था, r डैश मेरा 3 ओम निकल कर आया था। समझ आई, समझ आई।
उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपको 3/6 आ जाएगा, और कुछ इस प्रकार से 3 की टेबल से कट जाएगा, ये आपको 1 पे कटेगा, ये आपका 2 पे कटेगा, तो ये आपका 1/2 आपका आर निकल के आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें R1 निकालना है, तो 1 यहां से हट जाएगा और ये आपका 2 ओम निकल कर आ जाएगा। क्या R1? तो कहना क्या चाह रहा है कि ए तथा बी के मध्य जो मेरा प्रतिरोध निकल के आया है, बच्चों वो क्या है आपका 2 ओम है। क्या है? 2 ओम है। समझ आई? नोट करो, नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो निकालना तो R1 ही था, लेकिन हम इसे इस तरह से लिख देते हैं जिस तरह से समांतर क्रम में लिखा गया है। ठीक है, R1 लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखो सेकंड पार्ट बोल रहा है कि भैया परिपथ में प्रवाहित धारा, देखो धारा भी बह रही है, प्लस से माइनस बहती है। कैसे? प्लस से माइनस, ये तो मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, प्लस से माइनस बह रही है। तो प्लस से माइनस जो धारा ये बह रही है परिपथ में, बताओ कि क्या है, कितनी है वो बतानी है आपको। अब एक बात बताओ, ये जो धारा बह रही है वो इधर भी आ रही है, इधर प्रतिरोध के पास भी आ रही है, और नीचे वाले प्रतिरोध के पास भी जा रही है। तो हम इन दोनों को प्लस कर दे क्या? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जा रही है। क्योंकि वो दोनों के पास जारी है। तो बी पार्ट जो हम निकालेंगे परिपथ में, वो कैसा होगा कि भैया ऊपर का जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। तो मैंने जो R1 निकाला था वो कितना था? 2 ओम था। कितना था? 2 ओम। इसको मान लो R2, तो इनको पूरे को मैंने मान लिया R1 मान लिया, इसको मान लिया मैंने R2। तो भैया दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। दोनों को प्लस करना पड़ेगा। R2 कितना दे रखा है आपका? 3 ओम दे रखा है। कितना? 3 ओम दे रखा है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको जो मेन R निकल के आएगा, कुल प्रतिरोध यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है आपका, कुल प्रतिरोध जो आपका निकल कर आएगा वो आपका इन दोनों को प्लस करके आएगा, क्योंकि दोनों के पास जा रही है धारा, तो दोनों के पास जा रही है। तो कितना आएगा? 2 + 3 आपका निकल के आ जाएगा ये 5। कितना? 5 ओम निकल कर ये आ गया है। ठीक है, 5 ओम निकल के आ गया। अब यहाँ हमें प्रतिरोध पता चल गया। हमें क्या पता चल गया? प्रतिरोध पता चल गया। इसमें हमें बोल रहा है कि भैया जो परिपथ में प्रवाहित धारा है, जो कि धारा बह रही है, उसके हिसाब से बताओ ना, मुझे धारा बताओ। हमें R नहीं निकालना, हमें प्रतिरोध में धारा बतानी है। तो धारा का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, धारा प्रवाहित का जो फॉर्मूला होता है आपका, परिपथ में जो प्रवाहित हो रही है धारा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I = विभांतर अपॉन में R। कुछ इस प्रकार होता है, I = V अपॉन में R। ठीक है, ओम्स का नियम पढ़ा है, ओम का नियम है। ये वही से धारा का हमने फॉर्मूला बनाया था। जिसने नहीं देखी, मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है इस चैप्टर की, आप जाके देख सकते हैं। राइट, तो धारा निकालनी है, मुझे I निकालना है। अब देखो यहाँ पे V कितना है? V हमें दे रखा है 10 वोल्ट। कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। कितना? 10 वोल्ट दिया गया है। क्या कि V जो है मेरे विभांतर वो 10 वोल्ट है। अपॉन में R मेरा कितना निकल के आया है? 5। कितना? 5 ओम। देखो हमने 5 इसलिए लिया, मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि धारा पूरे में जा रही है, तो मुझे ऊपर नीचे दोनों में लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनको प्लस कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे 5 की टेबल से काटू तो ये आपका 2 निकल के आ जाएगा, और धारा में हम क्या लगाते हैं? एम्पेयर लगाते हैं। तो आंसर विल बी 2 एम्पेयर आ जाएगा आपका आंसर। तो मैं यहां लिख सकती हूँ जो मेरी परिपथ में प्रवाहित धारा है वो मेरी है 2 एम्पेयर। एक चीज हमसे मिस्टेक होगी है, वो ये है कि हमने R1 और R2 मान तो लिया कि ये R1 है R2 है, हमें दोनों के बीच में प्लस भी करना था, लेकिन हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि मैं आपका = लिख के आपका दिया गया है जो भी मान उसको मैं बीच में प्लस लगा दूं, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। राइट, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। यहाँ आपको कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा। क्या पता है मिस्टेक आप भी कर दो, तो इसलिए मेरे से मिस्टेक होगी, डोंट वरी। अभी आपका कोमा हो गया और अलग से मैंने कुल प्रतिरोध आपका निकाल के दिखा दिया। राइट, समझ आई? चलो अब हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तो अब देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बोल रहा है कि A तथा B के मध्य विभांतर, A तथा B के मध्य विभांतर निकालना है। विभांतर निकालने का मतलब है कि हमें ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम क्या कहता है? विभांतर V = I ×
प्रतिरोध आपका R। तो ये आपका ओम का नियम के हिसाब से विभांतर का आपका सूत्र है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमें V निकालना है, धारा I बोले तो धारा हमने निकाल ली कितनी, 2 एम्पेयर निकल के आ गई, मल्टीप्लाई R। यहाँ पे प्रतिरोध हम वो लेंगे जो कि इनके बीच का होगा। बात किन की हो रही है, A तथा B के मध्य की बात हो रही है, राइट। तो A तथा B के मध्य का प्रतिरोध हमने निकाल लिया, जो कि क्या था, 2 ओम था। तो यहीं से हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ओम कितना आ गया, V इज इक्वल टू 2 टू 4 वोल्ट आ गया है, 4 वोल्ट कह सकते हैं, विभांतर मेरा 4 वोल्ट निकल कर आ गया है। तो तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका फॉर्मूला, राइट। तो हमने तीनों निकाल लिए हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पे ये आपका निकल के आ गया है 4 वोल्ट, राइट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है, 2019 में आ रखा है, चुंबकीय से उठाया गया क्वेश्चन है आपका। एमसीबी को फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है, मतलब ज्यादा भाव क्यों दिया जा रहा है एमसीबी को फ्यूज के ऊपर। देखो इसके 3 पॉइंट, इसके 3 कारण है। ठीक है, पहला कारण यह है कि एमसीबी को प्रयोग करना फ्यूज की तुलना में अधिक सुविधाजनक होता है। पहले तो ये देखो कि एमसीबी और फ्यूज में डिफरेंस क्या होते क्या है। एमसीबी आपके जो बाहर मेन सेफ्टी डिवाइस होते हैं उसमें लगे रहते हैं, और फ्यूज हमारे उसके अंदर ही कुछ ना कुछ एप्लीकेंट्स में होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमसीबी की, एमसीबी का जो प्रयोग होता है वो फ्यूज की तुलना में ज्यादा बेटर होता है, सुविधाजनक होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो विद्युत परिपथ में लघुपतन होने पर, लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जब हमारी मतलब आग लगने के चांस हो जाते हैं हमारी बिजली वगैरह में, देखा होगा अपने घर में, तो उसके होने पर या अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिसे बार बार जोड़ना पड़ता है। देखो क्या होता है कि हमारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक, कुछ इस तरह से धारा जा रही है, सारे एक जगह जुड़े होते हैं ना, मेन सारे एक जगह जुड़े होते हैं, तो इस तरह से आपकी धारा बहेगी, जब बहेगी बहुत सारे एप्लीकेंट्स, ज्यादा धारा हो जाएगी कि वो अपने आप को झेल नहीं पाएगा इतनी धारा। जब वो इतनी धारा नहीं झेल पाता तो फ्यूज क्या करता है, अपनी तार को इस तरह से मेल्ट कर देता है, पिघल देता है। ठीक है, तो मेल्ट हो जाती है, जिसे बार बार क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, उसमें जोड़ना पड़ता है ना। तो ये इससे बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हमने एमसीबी बनाया है। तो इसके विपरीत क्या है, एमसीबी अपना कार्य करता है कि भैया एमसीबी में अधिक धारा प्रवाहित होने पर या फिर लघुपतन होने पर आपका जो स्विच होता है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिसे सिर्फ हमें ऑन करना रह जाता है। तो इतना झंझट ना करते हुए हमें सिर्फ एक स्विच ऑन करना होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि भैया इसमें भी लघुपतन हो रहा है, धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें वो अपने आप उसे लगता है कि भैया धारा ज्यादा होगी, है ना, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लघुपतन हो सकता है, तो क्या होगा, अपने आप को स्विच को क्या कर लेगा, ऑफ कर लेगा, स्विच को ऑफ कर लेगा। तो हमें बस उसको ऑन करना रहता है, तो इसलिए इसको ज्यादा वरीयता दी जाती है, किससे, फ्यूज से। समझ आई, स्क्रीनशॉट लो। तो जो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। देखो ये आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का भी है, और दूसरा देखो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 23-24 में आ चुका है, क्या पता रिपीटेड में 25 में भी आ जाए, राइट। तो देखो समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में जो 2 बिंदुओं के बीच हम विभवांतर नापते थे, तो कह रहा है उसके लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार हम यूज करेंगे, किस प्रकार हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे। देखो आंसर, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हमने वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ा जाता है, समांतर। हमने 2 क्रम पढ़े थे, श्रेणी और समांतर, है ना। तो समांतर क्रम जो होता है उसमें हमेशा क्या जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर। उसमें जो आपका वोल्टेज रहती है, जो वोल्ट रहता है वो हमेशा समान रहता है, कैसा, समान, और धारा उसमें अलग अलग बहती है, जो परिपथ में वोल्टता नापने के लिए काम आता है, वोल्टेज नापने के लिए यहाँ काम आता है। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब इनका जो प्रतिरोध होता है वो हाई होता है, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा गया, किसे, वोल्ट मीटर को। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2022 में आया हुआ है। कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब नापा जाता है विद्युत धारा को, किससे नापा जाता है। हमने 2 चीज पढ़ी थी, एक आपका वोल्ट मीटर और एक आपका एम मीटर। जो आपका वोल्ट मीटर था वो आपकी वोल्टेज को नाप रहा था, किसको, वोल्टेज को। लेकिन जो आपका एम मीटर था वो किसको नाप रहा था,
किसको नाप रहा था? वो नाप रहा था धारा को। तो यहाँ पे वही पूछा है कि बताओ विद्युत धारा को कैसे नापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर? नहीं भैया, एमीटर से नापा जाता है। तो बी आपका इसमें करेक्ट आ जाएगा, जो कि आ चुका है क्वेश्चन, राइट। अगला देखो, थोड़ा सा देखो, अगला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, थोड़ा सा घुमाया गया है, ट्विस्ट है, कोई बात नहीं, समझते हैं। यदि शक्ति यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? पावर की बात हो रही है, पी की। पढ़ा है विद्युत धारा में, हमने चैप्टर में पढ़ा रखा है आपको। शक्ति जो होती है वो पी होती है, कार्य मतलब जो हमने काम करा है डब्ल्यू, राइट, और समय मतलब हमारा टी। ये तीनों ही मान, ये तीनों ही जो आपके है शब्द, उनमें संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध। तो इनमें इन्होंने मात्रक का रिस्पेक्टिवली दे रखा है हमको x1, x2, x3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x1 जो यहाँ पे है वो मेरा p है, x2 जो है यहाँ पे w है कार्य, और x3 जो मेरा वो टाइम है। बताओ इनके बीच सही संबंध बताओ, इनके बीच सही संबंध बताइए। पहले तो हम इसका फॉर्मूला कर लेते कि शक्ति का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बच्चों। जो शक्ति का फॉर्मूला होता है ना आपका, वो होता है P इज इक्वल टू जो काम हुआ है वर्क डन, कार्य अपॉन में समय का दर। ये आपकी शक्ति कहलाती है, राइट। तो इन्होंने पहले तो हम वैल्यू पुट करते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने बोला है जो P है वो तो मेरा है x1 इज इक्वल टू W, कार्य क्या है x2, अपॉन में जो आपका समय का दर है वो आपका x3 है। तो क्या मैं इस संबंध को इस तरह से कर सकते हैं? तो ये आपका संबंध निकल के आ गया। तो एग्जैक्टली हमें लिखना कैसे है? देखो लिखना कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x1 मल्टीप्लाई x3 और बराबर में क्या है? x2 है, राइट। तो ये आपका सही संबंध निकल कर आया है, जो एग्जैक्टली एमसीक्यूज में पूछा गया है। और क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए सारे सूत्र बिल्कुल अपने टिप्स पे कर लेना, समझ आई? लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका। तो बच्चों आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन। देखो न्यूमेरिकल है तो ध्यान से समझना, राइट। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले हमें जो पार्ट दे रखा है वो बोल रहा है कि बताइए रेसिस्टेंट का यूनिट, बताइए रेसिस्टेंट की, ठीक है। फिर कह रहा है कि एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई L/3 तथा 3A मोटाई हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो देखो ध्यान से समझना, पहले तो इस पार्ट को सॉल्व कर लेते कि बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखो ध्यान से, आपका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक, राइट, कितना क्या होता है बच्चों? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम भाई साहब होते हैं इसका मात्रक। ओम से उसने अपना जो था साइन दे दिया था, जो वैज्ञानिक था ओम, अपना जब उसने नियम दिया था और अपने ही उसने साइन दे दिया था अपने नाम से, समझ आई? आगे देखो, आगे कह रहा है कि भैया कोई पदार्थ है और उसमें हमें चालक मान लेते, क्योंकि आवेश तो भैया चालक में ही आएगा। आवेश का कहाँ चलने का हिस्सा होता है? चालक में, तो चालक में चलता है। तो यहाँ पे आपकी एक तार है, यहाँ पे इस तरह से मैं मान लेती हूँ एक तार, ठीक है। और इसी तरह इसी पदार्थ की ये एक और पदार्थ है, इसकी एक अन्य तार है, कुछ इस प्रकार है ना, ये आपकी दूसरी तार है, ठीक है। तो जो आपका पहला पदार्थ है, जो उसकी तार है, उसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई, उस तार की जो लंबाई है वो आपकी L है। कितनी है? L। तथा मोटाई कितनी है? मतलब भैया इनका जो आपका क्षेत्रफल है, जो इनका एरिया है वो कितना है? A है। कितना है? A। और उसका प्रतिरोध भी दे रखा है, उसका प्रतिरोध भी दे रखा है, कितना? 10 ओम। कितना? 10 ओम। देखो दो तारों की बात हो रही तो हम प्रतिरोध इसको अलग मान लेंगे और उसको अलग मान लेंगे। तो ये क्या है? ये तो आपकी होगी पहली तार। कैसी होगी? ये प्रथम तार होगी। ये आपकी दूसरी तार है, जो कि अन्य तार ले रखे उन्होंने। उसकी लंबाई कह रहा है कि L/3 है। कितनी है? L/3। तथा मोटाई मतलब इनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? इनकी मोटाई है 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन इसका हमें दे रखा है, तो उसको मैं R2 मान लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रतिरोध है, ठीक है। तो अलग अलग हमने मान लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम तार ले लेते हैं आपका, जो आपका
प्रथम तार होता है, जो आपका पहला तार है इसमें, उसमें देखो हमने ये जो आपका लंबाई मोटाई ये सब का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको रो निकल के आया था हमारा फॉर्मूला, है ना। तो ये आपका जो रेजिस्टेंट के इक्वल होता है, ये आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, L बटे ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है आपके इस विद्युत चैप्टर में, राइट। तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जितने भी हमने कवर कर लिए अब तक सारा आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपका ये फॉर्मूला है, उसमें हम पुट करते हैं। देखो इसमें आर, पहला प्रथम तार की बात हो रही है, किसकी? प्रथम तार की। तो आर में R1 लूंगी, ना कि आर ले सकते हैं। आर क्या लेंगे हम? R1। तो मैंने यहाँ R1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। रो का रो रख लो, रो है इसका नाम, है ना। एल, लंबाई कितनी दे रखी है? एल दे रखी, कैपिटल एल। क्या दे रखी? कैपिटल एल। तो हम कैपिटल एल ही लिखेंगे। बाकी हमें ए, एरिया कितना मोटा है भी हमें ए दे रखी है। अब ध्यान से देखना, इज इक्वल टू रो एल अपोन में आपकी जो ये मोटाई है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है, यहाँ जो तार का जाला का क्षेत्रफल दिखा रखा है तार का, वो कह रहा है कि हमेशा जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल लिखने में आऊं तो मैं लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर तो नहीं लिख सकते, आर की जगह क्या गिवन है हमें? मोटाई के नाम पे ए गिवन है। क्या गिवन है? ए। तो पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम, राइट। तो क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। और ये हमें R1 के इक्वल हम इसे कर देंगे। तो मैं लिख सकती हूँ R1 कितना दे रखा है हमें? R1 हमें दे रखा है 10 ओम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 इज इक्वल टू 10 ओम हमें दिया है, दिया है। क्या दे रखा है? 10 ओम। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 ओम, ठीक है। इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये आपका जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण निकल के आ गया। क्या आ गया? आपका पहला समीकरण निकल कर आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमने R1 की बात कर ली, हमने प्रथम तार की बात कर ली, वहां पे दूसरी तार पे जो आपका दूसरा तार है, जो आपका दूसरा तार है, वो क्या बता रखा है इन्होंने बता रखा है बच्चों कि इसमें हमें क्या दिया गया? हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें प्रतिरोध ही नहीं दिया गया। तो R2 मेरे पास यहाँ पे नहीं है, R2 मेरे पास यहाँ नहीं है, पर यहाँ पे R दे रखा था हमको। तो वही वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल अपोन में ए, यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, पुट करो वैल्यू, R2 निकालना है, रो का रो रखेंगे। लंबाई कितनी है? L बटे 3। लंबाई कितनी है? L बटे 3 लिख दिया। ए कितना दे रखा है? 3 ए दे रखा है, लेकिन सर्कल है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये पाई, और आर की जगह हम 3a का स्क्वायर कर देंगे। समझ आई? 3a का स्क्वायर कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। पहले से सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, रो एल अपोन में 3 पाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9a निकल के आएगा अपोन में 1, ठीक है। 9a निकल के आ जाएगा और आपका अपोन में 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करें, R2 निकालना है, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा L1 जा L, रो करो L1 जा L, और ये इसके पास जब जाएगा इस तरह से कुछ मल्टीप्लीकेशन होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगा, ये है ना, मल्टीप्लाई होगा। अब इसका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूं? कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो, L रो करो L अपोन में 3 पाई और 3 9 3 से 27 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई ए का, पाई ए आपका स्क्वायर बन जाएगा, पाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें जो निकला, यहां से हमें जो मिला, अभी पहले हम उसे समीकरण 1 में ढूंढते हैं। देखो ध्यान से, R2 निकालना है, इज इक्वल टू रो L अपोन में 27 पाई ए का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको इतना हिस्सा, मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार, इतना हिस्सा क्या समीकरण 1 में दिख रहा है? इतना हिस्सा समीकरण 1 में दिख रहा है? और अच्छे से बताऊं, देखो ध्यान से, इतना हिस्सा समीकरण 1 में इस तरह से दिखेगा आपको, रो एल अपोन में पाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपोन में 27 हुई। यहाँ तो हमने 1 से किया तो 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो 1/27 ये तो अलग आ गया। यहाँ देखो R2 इज इक्वल टू रो एल अपोन में जो पाई ए का स्क्वायर ले रखा है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पता है 10 ओम है। क्या है? 10 ओम हमें जो पता है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी? वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो मैंने वैल्यू कहां से पुट करी है? समीकरण
समीकरण 1 से मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, किसकी, आपकी, आपके रो एल बटे मोटाई की, जो आपकी लंबाई तथा मोटाई है, राइट। तो यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लाई 1/27, एज इट इज छाप दिया बिल्कुल। अब क्या होगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, हाँ भी मल्टीप्लाई करके आएगा 10 1 जा 10 और ये अपोन में 27, और ये ही आपका ओम निकल कर आ जाएगा। मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम, अब बताया था मैंने, ठीक है। तो ये आपका R2 निकल के आ गया और ये आपका R1 निकल कर आ गया। हमसे क्या पूछा था कि बताइए उसका प्रतिरोध ज्ञात करो, किसका, जो हमने दूसरा अन्य तार ली थी, दूसरी तार ली थी। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया, हम लिख सकते हैं कि अन्य तार का जो प्रतिरोध है वो मेरा क्या निकल के आया, मतलब R2 इज इक्वल टू 10/27 ओम निकल कर आ गया है, राइट। लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और 2024 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कह रहा है कि ओजोन क्या है और उसकी अभिक्रिया सहित बताइए। मतलब हमको ओजोन बताना है कि ओजोन होता क्या है और उसको अभिक्रिया सहित ही बताना है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट हमने पॉइंट में ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, मतलब ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक स्वरूप है, राइट। दूसरा इसका जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है, क्या होता है, O3। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनता है या बनती है। पहले तो ये देखो जो ओजोन होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, O3। O3 क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। भैया ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी तो O ही होता है, O2 है ना, तो उसी का ही एक अपर रूप कहलाएगा ये, ठीक है। कह रहा है कि यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश को उपस्थित में, मतलब उपस्थिति किसकी है, सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर। देखो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। जब इसे हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, O+O, ये अलग अलग आपके तत्व में टूट जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ओजोन जो होता है, मतलब अलग अलग तत्व में अगर ऑक्सीजन टूट रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक रहते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन के अणुओं के बीच एक ऑक्सीजन का यहाँ पे जो टूट के ये बनता है और यूवी रेज यहाँ आती है ना, यूवी रेज यहाँ आती है, तो आपको उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा होता है कि 3 अणुओं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणुओं की बात करी, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं के 2 इसके हो गए, एक इधर से इंडिविजुअल उठा लिया हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगी और O3 बन जाएगा। पराबैंगनी विकिरण, देखो पृथ्वी जो हमारी होती है, हमारा जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, उसकी जो सतह होती है, उसकी जो सरफेस होती है, वहां पे सरफेस पे आपकी यूवी रेज आती है, ठीक है। पराबैंगनी आपकी किरणें आती है, जैसे ही वो पड़ती है उसकी सतह पे, किसकी, पृथ्वी की सतह पे वो पड़ती है। पड़ने के बाद वो हमारे लिए हानिकारक रहती है, वो यूवी रेज जो आती है वो हमारे लिए क्या रहती है, हानिकारक रहती है। इसलिए ओजोन अपने आप को वहां पे कवर करके रखता है ताकि यूवी रेज जो आ रही है वो हमारे तक ना पहुंचे। और इसी प्रकार देखो जो हमारे लिए हानिकारक है, मैंने बताया अभी, इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है, मतलब हमारे एनवायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को खत्म होने से बचाती है, वरना ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, है ना, हानिकारक है हमारे लिए तो, राइट। तो पृथ्वी की वेव जो आती है उसे हमें बचाती है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, अभिक्रिया द्वारा हमें बताना था, मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, राइट। और आपका अणुसूत्र आ जाता है जो कि आपका है O3, क्या है, O3। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारे इस मॉडल पेपर का। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर बताइए, राइट। 2017, 19, 22 और आपका 24 इसमें आ चुका है, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे चांस बनते हैं आने के, तो मैं कह सकती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनमें अंतर आ जाता है क्योंकि यही आपका मतलब ये कह लो बोनस वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ने अलग अलग बता रखे हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, आराम से वॉच कर सकते हैं। हमने फुल डिटेल में बताया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको 4 पॉइंट अच्छे से बता दी जाए। आपका जो पहला पॉइंट मैंने कवर कर दिया वो चित्र में कर दिया। देखो चित्र जरूर बनाना पड़ेगा आपको, राइट। बोर्ड में चित्र जरूर बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सब लिख के आ जाओगे ठीक है तो उनको नंबर वो दे देगा, लेकिन चित्र के जो नंबर उसको मिलेंगे और एक एक्सप्रेशन जाएगा आपका, वो अलग ही लेवल का जाएगा, राइट। तो पहले हमने चित्र बनाया है, दो तरह के हमारे चित्र हो गए। तो ये हमारा जो चित्र है इसमें देखो इस तरह से प्लस से माइनस धारा बह रही है और हमारे तीनों प्रतिरोध अलग अलग है, R1, R2 और R3, और तीनों के विभांतर भी देखो इसमें अलग अलग दिखा रखे हैं। और इधर क्या है, इधर ये है कि A और B मतलब दो सिरों के बीच में आपका विभांतर वोल्टेज इस तरह से लगाया गया है, उसमें भी धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ धारा अलग अलग हो जाती है। सारे में ही तो जाएगी धारा, तो इन तीनों में अलग अलग बहेगी। R1, R2 और R3 इस तरह से आपको प्रतिरोध दे रखा है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि बोर्ड पास आ रहा है ना। आगे देखो इसमें जो धारा होती है वो समान प्रवाह करेगी, इसमें धारा समान प्रवाह करेगी। जो आपका प्रतिरोध है R1, R2, R3, इसमें जब ये देखो प्लस से माइनस धारा गई 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 तो तीनों में जाएगी, सीधा गई 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 तो उसे कोई दिक्कत नहीं है कि देखो इधर अलग अलग हो जाती है, इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ रास्ता एक ही है तो सीधी बहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो सारे रास्तों में कैसी बहेगी, सेम बहेगी, बिल्कुल समान बहेगी, ठीक है। अब इसी के अपोजिट अगर मैं यहाँ बात करूं तो कह रहा है कि धारा समान प्रवाह नहीं करेगी, यहाँ धारा नहीं कर सकती समान प्रवाह। देखो इस तरह से धारा गई गई गई, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे आके रुक गई। अब बोल रही है तो 3 रास्ते हैं, कितने 3 रास्ते, तीनों रास्तों में जाना पड़ेगा क्योंकि तीनों में कौन बैठा है, प्रतिरोध बैठे अपने अपने R1, R2, R3, तो तीनों में वो जाएगी तो वो अलग अलग ही जाएगी, तो असमान जाएगी, तो धारा समान प्रवाह नहीं करेगी। यहाँ पे आपका जो धारा है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। आगे देखो इसका जो तुल्य मतलब टोटल प्रतिरोध निकल के आया। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम R निकाल सिर्फ एक को ही देखेंगे R1 को, ऐसा तो नहीं है ना, हम तीनों को देख के चलेंगे, है ना। तो आपको तुल्य टोटल प्रतिरोध निकल के आता है, वो इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो आपका R निकल कर आ जाएगा। और ये मैंने फुल डिटेल में बता रखा है कि कैसे आया है, ठीक है ना, ये भी आप देख लेना। आगे देखो इसी का अपोजिट है आपका तुल्य प्रतिरोध, किस चीज का, आपके समांतर क्रम का। अगर मैंने समांतर क्रम में जोड़ रखा है तो किस तरह से निकालेंगे, सेम वही है R1, R2, R3, लेकिन देखो इस तरह से लाइन से दे रखा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देन आगे देखो प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभांतर है आपका वो रिस्पेक्टिवली क्या दे रखा है, V1, V2 और आपका V3। मतलब जो आपके प्रतिरोध है मतलब R1, R2, R3 इनके सिरों के बीच, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको विभांतर दे रखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका है, ये इसका और ये इसका है, इनके बीच जो विभांतर है वो भी कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे, अलग अलग। कैसे, V1 अगर R1 प्रतिरोध की बात करो तो उसका V1 आ जाएगा, और R2 की बात करो तो उसका V2 आ जाएगा, और R3 की बात करो तो V3 आ जाएगा। समझ आई, समझ आई। यहाँ पे धारा तो समान बह रही है, लेकिन आपके जो यहाँ पे आपको विभांतर है, जो आपका वोल्टेज है वो अलग अलग बहेंगे, इसलिए मैंने उसको V1, V2 और V3 की फॉर्म में लिखा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित हो रही है, I1, I2 और I3। देखो इसमें मैंने धारा की बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ धारा असमान बह रही थी, और यहाँ पे मैंने विभांतर की बात क्यों करी, क्योंकि विभांतर असमान बह रहे थे। समझ आई। यहाँ देखो धारा अलग अलग बह रही है, तो भैया R1, R2, R3 तीनों ही अलग अलग प्रतिरोध है, तो इनके सिरों के बीच जो धारा बहेगी, जो इनके सिरों के बीच धारा जाएगी, प्रवाहित होगी, तो तीनों ही अलग अलग हो रही है, तीनों ही अलग अलग हो रही है। तो हमने लिख दिया कि भैया R1 के हिसाब से क्या बहेगी, I1, R2 के हिसाब से I2 और आपका R3 के हिसाब से I3। समझ आया। चारों पॉइंट मैंने बता दिए, चारों पॉइंट मैंने बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। जो आपका ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं। मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की, और जितने आज हमने मॉडल पेपर के क्वेश्चन उठाए वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे बोर्ड तक, ऐसे ही आपका मैथ्स का चलता रहेगा और ऐसे ही आपका साइंस का चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर की वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।